नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। ऑल इन वन कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मित्रों, हमने अब तक हिंदी वर्णमाला पढ़ी और हिंदी वर्णमाला को 3 भागों में विभाजित करके पढ़ा। पहला जो भाग था उसमें हमने पढ़ा था हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन। दूसरा जो भाग था उसमें पढ़ा था हमने हिंदी वर्णमाला में उच्चारण स्थान के बारे में जाना जाता था। और आज उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो था अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, यानी कि प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्ग। उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो था अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, यानी कि प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। यह पढ़ा था मित्रों हमने। आज हम जो वर्णमाला पढ़ी थी उनके बारे में प्रश्नोत्तर करेंगे, यानी कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं और हमें कितनी सतर्कता के साथ उन प्रश्नों का जवाब देना होता है। मित्रों, में हिंदी वर्णमाला के बहुत से आसान से लगने वाले प्रश्न अति उत्साह में हम गलत कर बैठते हैं, और यहाँ वही हम करेंगे कि अति उत्साहित न होते हुए प्रश्न उसका सही उत्तर क्या है ये पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए मेरे साथ जुड़िए और देखते हैं हिंदी वर्णमाला में प्रश्नोत्तर। तो मित्रों, देख रहे होंगे पहला प्रश्न हमें पूछना चाह रहा है, मात्रा विहीन स्वर है। मात्रा विहीन स्वर है यानी कि ऐसा स्वर बताइए जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। मित्रों, हमने सभी स्वरों की मात्राएं देखी थी कि कौन से स्वर की कौन सी मात्रा होती है। तो हम देखते हैं, पहला ए, दूसरा ई, उ और री। मित्रों, मैंने बताया था री की मात्रा ये होती है और उ की मात्रा ये होती है और इस ई की मात्रा क्या होती है, ठीक है। ये हमने इस ई की मात्रा पढ़ी थी, यानी कि री की मात्रा हुई, उ की मात्रा हुई और ई की मात्रा हुई, पर इस ए की कोई मात्रा नहीं है। यानी कि हमारा सही प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ए, क्योंकि इसने क्या पूछा, मात्रा विहीन स्वर है, तो ए, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है मित्रों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों का सही क्रम होगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों का सही क्रम होगा, यानी कि हमें हिंदी वर्णमाला में जो स्वर हमने 11 स्वर पढ़े थे उनका सही क्रम पूछ रहा है कि इनमें से सही क्रम कौन सा होगा। ये थे हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, ये इनका क्रम पूछ रहा। मित्रों, मैंने पहले भी जब स्वर लिखे थे सभी स्वर सही क्रम में लिखे थे, तो यहाँ पूछ रहा है कि सही क्रम ई, री, उ। देखो मित्रों, री हमेशा उ के बाद आता है। अगर ये यहाँ होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ नहीं है। आगे देखते हैं, ई, उ और री। देखो मित्रों, यहाँ री तो सही जगह में है, लेकिन ये ई इस जगह में होना चाहिए और ये ई इस जगह में होना चाहिए, मतलब ये भी गलत, ये भी गलत। अब जो ऑप्शन है उसमें है ई, री, उ, यानी कि इसमें एक तो ये ई भी गलत जगह में है और एक ये री भी गलत जगह में, मतलब तीसरा भी गलत हुआ। प्रश्न नंबर अब ये है द, इसमें ई, उ और री, इसमें चारों जो ऑप्शन है वह बिल्कुल सही क्रम में है, यानी कि अपना उत्तर क्या होगा, द सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या जानना चाहता हमसे, कौन सा वर्ण ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में नहीं आता। ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में नहीं आता, ऐसा व्यंजन जो ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में नहीं आता। तो मित्रों, हमने ऊष्म व्यंजन पढ़े थे श, श, स और है,
इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो हमें यह देखना है कि इन चारों के अलावा कौन सा वर्ण यहां उपस्थित है जो इन चारों से अलग है ऊष्म व्यंजन है, स ऊष्म व्यंजन है, ये नहीं है। तो मित्र देखो ये नहीं है, पर इसके आगे भी देखना है क्या ऑप्शन सही है क्या। तो ये से भी अपना क्या है, ऊष्म व्यंजन है। तो ये तीनों तो क्या हुए, ऊष्म व्यंजन हुआ, मतलब अपना उत्तर कौन सा, स सही हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 4 ये कह रहा है कि कौन सा व्यंजन अर्ध स्वर, कौन सा व्यंजन अर्ध स्वर की श्रेणी में आता है। कौन सा स्वर है जो अर्ध व्यंजन की श्रेणी में आता है। तो मित्रों ऐसा हमने पढ़ा था कि अंतस्थ जो हमने पढ़े थे उनको, जैसे कि य, र, ल और व, इनको किस में पढ़ा था, अर्ध स्वर व्यंजन के अंतर्गत इनकी श्रेणी में हमने इनको पढ़ा था। देखो मित्रों मूल रूप से ये और वह है ना, और चारों ऑप्शन में हो तो फिर चारों। ठीक है, तो या देखो स, क, ये और है। देखो एमएस है, मतलब ये अर्ध स्वर नहीं है, अर्ध स्वर व्यंजन नहीं है। ये भी वर्गीय व्यंजन है, ये ऊष्म है, ये वर्गीय है, ये अंतस्थ है। लेकिन अंतस्थ के सभी स्वरों को क्या अर्ध स्वर व्यंजन कहा गया। तो ये अपना सही हुआ स, और है ऊष्म व्यंजन है, मतलब ये अर्ध स्वर व्यंजन नहीं है। प्रश्न संख्या 5 हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है। तो हम देखते हैं ऑप्शन 33 नहीं है, क्योंकि 33 अपने पास क्या है, व्यंजन है। ठीक है, 33 क्या होते हैं हिंदी वर्णमाला में, व्यंजन। 11 क्या होते हैं, स्वर। और 52 क्या है, और 44 क्या। देखो मैंने यह बताया था कि 44 क्या है, मूल वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या पूछे तो कितनी है, 44। लेकिन कुल वर्णों की संख्या पूछे तो कितनी होगी, 52। कितनी होगी, 52। तो ये क्या है मित्रों, कुल वर्ण, मतलब कि हमारा सही ऑप्शन क्या हुआ, स। प्रश्न है 6ठा प्रश्न, यह क्या कह रहा कि हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या मानी गई है। हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या मानी गई। मित्र यहाँ ध्यान से पढ़िए, दीर्घ स्वरों की संख्या पूछा है, और वो क्या पूछा है, हिंदी वर्णमाला में। मित्रों प्रश्न दो तरीके से बन सकता, एक तो दीर्घ स्वर संधि से निर्मित स्वर, और एक है दीर्घ स्वर। तो हमें यहाँ क्या पूछा, दीर्घ स्वरों की संख्या मानी गई है। तो मित्रों जब हमने इन स्वरों का वर्गीकरण किया था तब हमने पढ़ा था मूल स्वर, दीर्घ स्वर, वर्धी स्वर, गुण स्वर। इस प्रकार हमने वर्गीकरण किया था। तो देखो मूल स्वर जो हमने माने थे वो थे ए, ई, उ और री। ये चारों क्या थे, मूल स्वर थे। और इनके बाद बचे हुए सभी स्वरों को हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर। देखो मित्रों अगर संधि के आधार में पूछा होता तो हम केवल दीर्घ संधि से निर्मित स्वर बताते, और गुण संधि से निर्मित स्वर पूछा होता तो गुण संधि से निर्मित स्वर बताते, और वर्धी संधि से निर्मित स्वर पूछे होते तो हम वर्धी संधि से निर्मित स्वरों की संख्या बताते। लेकिन हमें यह सीधा सीधा पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या है। तो मित्रों 4 स्वर क्या है, मूल है, ए, ई, उ और री। इनके बाद बचे हुए सभी स्वर क्या है, दीर्घ है। तो मित्रों 11 में से अगर 4 जाए, 11 में से 4 जाए तो कितने बचे हमारे पास, 7। दीर्घ स्वरों की संख्या जो हमारे सामने निकल कर आती है वो है 7, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, स। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किसे लुंठित वर्ण कहा जाता है। निम्न में से किसे लुंठित वर्ण कहा जाता। तो देखते हम, ये देखो मित्रों ये अंतस्थ आता है, और अंतस्थ में से
अर्धस्वर कहते हैं। देखो मित्रों, यहां लिखे गए ये रे, ले और व सभी अर्धस्वर कहलाते हैं, लेकिन हमें यह लुंठित वर्ण पूछ रहा है। देखो रे क्या है? लुंठित है, ये लुंठित है। ये क्या है? लुंठित है। मित्रों, जब मैंने पढ़ाया था तब रे के बारे में यह बताया था कि बार बार जिह्वा के ऊपर नीचे होने के कारण रे को क्या कहा जाता है? लुंठित वर्ण कहा जाता है। मैंने विशेष तथ्यों पर लिखवाया था रे को क्या कहा जाता? लुंठित वर्ण की श्रेणी में गिना जाता है। लेकिन इसी से ऑप्शन वाले में जो ले है, इस ले को क्या कहते हैं हम? पार्श्विक वर्ण के अंतर्गत गिना था। ले को क्या कहा था? पार्श्विक वर्ण। और इस ए को भी हमने क्या कहा था? अर्ध स्वर व्यंजन। ठीक है मित्रों, देखो अर्ध स्वर व्यंजन की श्रेणी में मूल रूप से तो ये और वह आते हैं, और चारू हो, कहीं क्रम में ये चारू हो तो चारू को भी अर्ध स्वर व्यंजन की श्रेणी में गिना जाता है। ये बात विशेष ध्यान रखें। प्रश्न नंबर अगला है 8। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं जिनके उच्चारण स्थान 2 है? देखो, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण पूछ रहे हैं हमें। क्या पूछ रहा? कुल कितने वर्ण हैं जिनके उच्चारण स्थान 2 है। कुल वर्णों की जितने भी वर्ण हैं उनमें से ऐसे कौन से वर्ण हैं, ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनके उच्चारण स्थान 2 है? 2 उच्चारण स्थान माने गए। तो हम देखते हैं। तो देखो, एक तो पढ़ाया था हमने ए और आई, एक पढ़ा था ओ और औ। ये तो थे मित्रों स्वर। ये स्वर थे जिनके उच्चारण स्थान क्या थे? 2। देखो, इस ए और आई, इनका उच्चारण था हमें किससे मिलकर बना था? ये ए प्लस ई से। तो ए कंठ और ई तालु, तो इनका उच्चारण स्थान क्या था? कंठ तालु था। क्या था? कंठ तालु। और इनका निर्माण हुआ था ए प्लस ऊ से, तो इसका उच्चारण क्या था? कंठ प्लस ओष्ठ। क्योंकि उच्चारण स्थान ओ का क्या है? ओष्ठ है। ए का क्या है? कंठ है। इधर ए का क्या है? कंठ है। ई का क्या है? तालु। तो इनका दो स्थानों से हो गया, कंठ और ओष्ठ, कंठ और तालु। तो 4 तो ये हो गए। देखो, ए और एक हमने पढ़ा था मित्रों वह, यहां लिखता हूं मैं वह। इस एक के उच्चारण के समय भी मैंने समझाया था कि वह का उच्चारण निचले वाले होठ और ऊपर वाले धातु को छूने पर हम वह का स्पष्ट उच्चारण कर पाते हैं। देखो, वह, तो मतलब एक ही हो गया, 5 हो गए। 4 तो स्वर, एक वह, 5। अब और कौन से थे? और हमने मित्रों सभी पंचम वर्ण, देखो सभी जो पंचम वर्ण थे, देखो क वर्ग का क, ख, ग, अंग, च वर्ग का च, छ, ज, य, यानी कि सभी वर्ग के 5वें जो वर्ण थे, पंचम वर्ण था ना, पंचम वर्ण, उनके उच्चारण स्थान एक तो उनके वर्ग के साथ पड़ा था, और एक उनका उच्चारण स्थान था नासिका। समझ में आया? एक उच्चारण स्थान तो नासिका पड़ा था और एक उच्चारण स्थान उनके वर्ग के साथ पड़ा था। मतलब सभी 5 वर्णों के यानी पंचम वर्णों के उच्चारण स्थान कितने हो गए? 2। तो 5 तो वह और 5 ये, यानी कि कुल कितने वर्ण हुए जिनका उच्चारण स्थान 2 है? तो 10। ठीक है। अगर हमें पूछे कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर ऐसे हैं जिनके उच्चारण स्थान 2 है, तो ए, आई, ओ, औ कितना होगी संख्या? 4। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर ऐसे हैं जिनके उच्चारण स्थान 2 है? तो 4। और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं जिनके उच्चारण स्थान क्या है? 2। जिनके उच्चारण स्थान 2 है, ऐसे कितने व्यंजन हैं? तो व्यंजनों की संख्या कितनी होगी मित्रों? 6, क्योंकि 4 स्वर निकल गए, बाकी के 6। ठीक है। प्रश्न कैसे भी आ सकता है, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जो पढ़ा हुआ है उसे स्मरण करना है और उत्तर देते जाना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। जिह्वा के आधार पर मध्यस्थ
स्वर कौन सा है? जिह्वा के आधार पर। मित्रों, मैंने जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ाया था। अग्र स्वर, पश्य स्वर, मध्य स्वर, ऐसा ही पढ़ाया था। तो उनमें से हमें यह पूछ रहा है कि जिह्वा के आधार पर मध्यस्थ स्वर कौन सा है। तो मित्रों, मैंने एक ही बात कही थी कि ऐसा स्वर है जिसे मध्यस्थ माना गया है। ऐसा स्वर है जिसे मध्यस्थ माना गया है। तो मध्यस्थ क्या हुआ? और बाकी अग्र स्वर में ई लगा हुआ हो, जिस के साथ ई आ जाए वो अग्र में आएगा। ई, ए, आई और री। और पश्य स्वर में क्या आएंगे? ऊ, ओ और औ। ये क्या हुए? पश्य स्वर। ऐसा ही पढ़ाया था। तो मित्र समझ में आ गए। इस प्रश्न का जवाब क्या हुआ? स। क्योंकि तो मित्रों देखो, अगला प्रश्न देखो। निम्न में से अवृत्तमुखी स्वर है। अवृत्तमुखी स्वर पूछा है। हमें क्या पूछा? अवृत्तमुखी स्वर पूछा है। अवृत्तमुखी स्वर है यानी कि ऐसा स्वर बताना है जिसके उच्चारण में मुख का आकार वृत्त के जैसा नहीं हो। तो मैंने स्पष्ट बताया था मित्रों कि जिस स्वर के साथ ऊ बैठा हुआ हो, वो क्या होगा? वृत्तमुखी होगा। और जिसके साथ ऊ नहीं बैठा हुआ वो क्या होगा? अवृत्तमुखी। ये दो ही ध्यान रखना था। देखो, तो इस आ का निर्माण कैसे हुआ? ए प्लस ए से। इस ओ का निर्माण ए प्लस ऊ से। और ये खुद ऊ है ही, और ये भी क्या है? ऊ। तो मतलब ये तीनों क्या हुए? वृत्तमुखी हुए। और इसमें ए और ए है, तो इसमें कौन? ये है अवृत्तमुखी। तो हम ना हमारा ए वाला सही हो जाएगा। ठीक।